और आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये बेसिकली 10 साल के लिए एक लीस्ट कॉस्ट कैपेसिटी जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए बनेगा और 10 साल का प्लान होगा डिमांड को देखते हुए। और इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लीस्ट कॉस्ट प्लान होगा कि यानी सबसे कम कीमत का कॉस्ट का जो प्लान बन सकता है डिमांड को मीट करने के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए ये प्लान बनाया जाएगा। और इसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें हमारी अगले 10 सालों में कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें अपने सिस्टम को रिलायबली चलाने के लिए किस टाइप की जनरेशन चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए। तो इसकी एक ईयर बाय ईयर जो है डेवलपमेंट सीक्वेंस जो है उस प्लान के अंदर हम डेवलप करते हैं। इसके अलावा इसका रिलायबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी का, वो लेस देन 1% है कि पूरे साल के अंदर जो लॉस ऑफ लोड की प्रोबेबिलिटी है वो 1% से कम होनी चाहिए। इतना रिलायबल हमारा ये प्लान होना चाहिए। और इसकी बनाने की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो सिस्टम ऑपरेटर की है। तो सिस्टम ऑपरेटर का काम जो है वो एनटीडीसी का है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इसका रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। नेपरा एक्ट जो है वो 97 में बना। नेपरा एक्ट की जो सेक्शन 16 है, अभी जो अमेंडेड में सेक्शन 16 है, पहले ये 3 सेक्शन था, ये ट्रांसमिशन लाइसेंसी को डिफाइन करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन का बिजनेस करना चाहती है वो नेपरा से एक ट्रांसमिशन लाइसेंस जो है वो लेगी। लाइसेंस के बगैर ट्रांसमिशन का बिजनेस नहीं कर सकती। इसी तरह सेक्शन 17 में नेशनल ग्रिड कंपनी डिफाइन की गई है। ट्रांसमिशन कंपनी तो पाकिस्तान में इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन किसी एक कंपनी को एट ए टाइम जो है वो नेशनल ग्रिड कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। तो एनटीडीसी में 2002 में जो है वो लाइसेंस एनटीडीसी को मिला ट्रांसमिशन कंपनी का। और इसके साथ ही क्योंकि ये वाइड ट्रांसमिशन कंपनी थी, इसी को नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी डिक्लेयर किया गया। आज तक यही एनटीडीसी जो है ये पाकिस्तान के अंदर नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड कंपनी है। ठीक है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने ग्रिड कोड बना के किसी नेपरा से अप्रूवल ले ली थी। वो 2-3 साल का टाइम लगा। 2005 में पहला ग्रिड कोड जो है पाकिस्तान का अप्रूव हुआ। और इस ग्रिड कोड में जो प्लानिंग कोड है उसके अंदर ये इनको टास्क दिया गया कि एनटीडीसी ने हर साल जो है 10 साल का आईजीएस बना के उसकी नेपरा से अप्रूवल ले ली। उसके बाद जब पावर सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हुई 2018 में नेपरा एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई, तो नेपरा एक्ट में नया सेक्शन ऐड किया गया 23G सिस्टम ऑपरेटर का लाइसेंसी का। इसमें यह है कि इससे पहले आपको पता है एनटीडीसी जो है वो एनटीडीसी का पार्ट है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पूरा सिस्टम है उसको ऑपरेट करवा रहा है। लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो सिस्टम ऑपरेटर को एक अलग एंटिटी के तौर पे जो है वो डिफाइन किया गया है। और ये भी एक लाइसेंसी होगी, नेपरा से लाइसेंस लेगी। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है वो 2023 में एनटीडीसी जो है ऑलरेडी सिस्टम ऑपरेशन का काम कर रहा है। एनटीडीसी ने सिस्टम ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया तो 2023 में जो है वो पहला सिस्टम ऑपरेटर का लाइसेंस भी एनटीडीसी को मिला। और इसके साथ ही सिस्टम ऑपरेटर की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने ग्रिड कोड भी जो है अपना शुरू करवाना था। तो 2005 का ग्रिड कोड खत्म हो गया। 2023 में लाइसेंस के साथ ही उन्होंने ड्राफ्ट ग्रिड कोड सबमिट कर दिया था जिसे नेपरा ने अप्रूव कर दिया। तो अब ये 2023 का जो ग्रिड कोड है इसके प्लानिंग कोड 4.2 के तहत जो है सिस्टम ऑपरेटर रिस्पांसिबल है कि वो अगले 10 साल का जो है वो आईजीएस बनाएगा। क्योंकि सिस्टम ऑपरेटर ने रिलायबली सिस्टम को ऑपरेट करना है, सिस्टम की रिलायबिलिटी को देखना है। तो ये सिस्टम की रिलायबिलिटी और डिमांड दोनों चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा जनरेशन भी अगले 10 साल के लिए बनाएंगे जो ना सिर्फ लीस्ट कॉस्ट के ऊपर हमारी डिमांड को भी मीट करेगा और सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो भी मीट होगी। इसका एक हिस्टोरिकली देख लेते हैं। वापरा की इंडिपेंडेंस से पहले 94 में एक नेशनल पावर प्लान बना। ये जनरेशन का प्लान नहीं था, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान था जो कि अनफॉर्चुनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। उसके बाद 2005 में जब ग्रिड कोड अप्रूव हुआ तो 2006 में पहला आईजीएस आना था इसके तहत। और फिर हर साल आईजीएस जो है वो 10 साल का सबमिट होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। एनटीडीसी ने
वजह से, लेकिन ये नेपरा में सबमिट नहीं हो सके, ना अप्रूव हो सके। तो पहला आईटी सेक्टर नेपरा में सबमिट हुआ तो वो 2018 में हुआ, जो 22 साल का आईटी सेक्टर था 2018 से 40 तक। लेकिन उस पर स्टेक होल्डर की जब कमेंट्स दिए गए, उससे बहुत से एतराज़ात आए, नेपरा ने वो एनटीडीसी को वापस कर दिया कि इसको रिवाइज करके ले गए। फिर वो 2020 में जो है वो 28 ईयर्स का एक आईटी सेक्टर उन्होंने अगेन सबमिट किया ड्राफ्ट, ये भी अप्रूव नहीं हो चुका, इस पर भी नेपरा ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिया। तो पहला उसके बाद एनटीडीसी ने उसको रिवाइज करने की बजाय 2021 में जो है वो 10 साल का आईटी सेक्टर 2021 से 30 तक का जो है वो नेपरा को सबमिट किया, और ये पहला आईटी सेक्टर है, ये 2021 में अप्रूव हुआ है 24 सितंबर 2021, जो कि 2006 से हो जाना चाहिए था, हर साल आना चाहिए था, और इसी के तहत जो है वो रिलेशन लग गई थी। और इसके बाद 2023 में जो है अभी फरवरी 2023 में आईटी सेक्टर 2022-31 जो उसका दूसरा वर्जन है वो भी अप्रूव हो चुका है। तो अब तक 2 आइटरेशन जो है आईटी सेक्टर की वो अप्रूव हो चुकी है पिछले 17-18 सालों में, जबकि इसकी 17-18 आइटरेशन होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जुलाई में जो है वो नेपरा ने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो टैरिफ है उनकी इंडेक्सेशन की है, और रिवाइज टैरिफ जो है वो इशू किया है। अगर उस टैरिफ के नंबर आप देखें तो उसके अंदर जो जनरेशन की कॉस्ट है वो 2.85 ट्रिलियन है, जबकि जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो सिर्फ 157 बिलियन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 295 बिलियन है। 86% जो आपकी कॉस्ट है पावर सेक्टर की वो जनरेशन साइड से आ रही है। हम ट्रांसमिशन का प्लान बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान बना के नेपरा से 30 सालों से एनटीडीसी अप्रूव करा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान नेपरा से अप्रूव करवा रही है, लेकिन वो सिर्फ 5% और 9% है। ये तो 86% की हमारी कॉस्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसका ना तो प्लान नेपरा से अप्रूव करवाया, ना प्लान के तहत जनरेशन लगी, और उसका रिजल्ट जो है वो आज हमारे सामने है। जो इस लिहाज से ये जो है पावर सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये जनरेशन प्लान अगर हम सही कर लेते हैं और इसको वाकई लीस्ट कॉस्ट बना लेते हैं तो फिर हम अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, आईसीएस स्टेक होल्डर जो है, सिस्टम ऑपरेटर है, स्टेक होल्डर है, उन्होंने ये प्रिपेयर भी करना है। दूसरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम ऑपरेटर की कि उन्होंने रिलायबली जो है वो सिस्टम को ऑपरेट करवाना है। वो स्टेक होल्डर है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट को पेंशन, और इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, वो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी ला रहे होते हैं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज होती है। इसी तरह कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जनरेशन लगाना चाहते हैं, वो भी आईसीएस में स्टेक होल्डर है। व्हाट अबाउट डिस्पोज? क्या डिस्पोज भी स्टेक होल्डर है? क्योंकि आपको ये समझा जाता है डिस्पोज को ये देखते हैं कि जनरेशन से हमारा क्या लेना देना, वो तो जनरेशन लगाने वाले बैठे जनरेशन लगाएंगे, हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जो पावर सेक्टर की रिस्ट्रक्शन की बात की 2018 में क्या है, उसमें अमेंडमेंट हुई, उसमें एक सेक्शन ऐड हुआ 23E। आज से पहले जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का सेक्शन मौजूद था। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी थी, हम बायो बिजनेस का भी काम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और 132 के भी इसमें शामिल कर दी गई, और दूसरा हम सप्लाई का काम भी कर रहे थे। अब सेक्शन 23E के तहत इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो है वो भी लाइसेंस एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज होती है, और उसमें 5 साल के लिए तमाम डिस्कोज को डीम लाइसेंसी कर दिया गया था। 2023 में वो खत्म हो गए। अभी तमाम डिस्कोज ने सेपरेट सप्लाई लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है वो भी मिल गया। अब जो सप्लाई का पोर्शन है डिस्कोज का, ये एक बड़ा स्टेक होल्डर है। अब जब डीमंडलिंग हुई, डिस्कोज बनी, साथ ही सीसीपीए बना दिया गया, उसको एक सिंगल बायर के तौर पे लाया गया, एक एजेंट बना डिस्कोज का। आज तक वही जो है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जनरेशन की, डिस्कोज के पास वो बस एक आ जाता है, लाइटिंग हम प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ये भी सेंटेंस है, कोई इतराज नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो रिस्ट्रक्शन पावर सेक्टर की होने जा रही है, सीसीपीए में आ रहा है। अब तो रेगुलेशन बड़ी क्लियर है कि सिंगल बायर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आज के बाद कोई भी जनरेशन जो है उसका सीसीपीए से कोई लेना देना नहीं है, सीसीपीए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब जितनी भी जनरेशन आज के बाद आनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट डिस्पोज में करना है जनरेशन के साथ, और जो सप्लायर बिजनेस है उसका काम है जनरेशन से
सप्लाई को चेंज करना और अपने कंज्यूमर्स को जो है वो सप्लाई करना और उनसे कलेक्शन करना। तो डिस्को जो है डायरेक्टली इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं और डिस्को को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जनरेशन ऑफ डिस्को में खुद कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, खुद प्रिक्योर करनी है। तो इस प्लान जो है डिस्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितनी जनरेशन आ रही है सारे डिस्को में ही लेनी है। उसके बाद कंज्यूमर जो है वो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। एक रुपया लाया तो कंज्यूमर की जेब से आ रहा है। जितनी भी हमने जनरेशन लगानी है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, पेमेंट तो कंज्यूमर में करनी है टायर से। लेकिन मसला ये है कि कंज्यूमर बेचारे को उन चीजों को क्या पता, वो बिल नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। तो कंज्यूमर के राइट्स को किसने प्रोटेक्ट करना है? तो कंज्यूमर के राइट्स को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करना है। नेफरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अपने कंज्यूमर को ओन करना पड़ेगा। खासतौर पे एज सप्लायर ये मेरे कंज्यूमर है और इनके राइट्स को मैंने प्रोटेक्ट करना है, इनको अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी मैंने प्रोवाइड करना है। वैसे भी आप कंपेटिटिव मार्केट आ रही है, कंपेटिटिव मार्केट में तो कंज्यूमर के पास चॉइस है कि अगर हम उसको सर्विस प्रॉपर नहीं दे रहे, महंगी चीज दे रहे हैं, उसके और के पास चला जाएगा। वो बहुत दूर नहीं, जब हम कंज्यूमर के पीछे जा रहे होते हैं कि भाई हम बिल्ली दे रहे हैं, उसके लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा, अभी से हमें इन प्लान को देखना पड़ेगा, आगे से हमें अपनी इनपुट देनी पड़ेगी और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी काम करने वाले हैं लीस्ट कॉस्ट प्रोक्योरमेंट जो है वो हमें करनी पड़ेगी। अब आइए सबसे बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी जो इनपुट है वो डिमांड टू कास्ट है। ग्रिड कोड जो 2023 का 2005 का भी था, उसके अंदर सिस्टम ऑपरेटर की एक काम ये भी है कि उन्होंने अगले 10 साल की या 20 साल की लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। उसमें उन्होंने डिस्को से भी डाटा लेने उनकी फोरकास्ट लेनी है और उसके अलावा एक ऑटोमेटिक मॉडल जो है बीजीपी वगैरह और ये सारी इनपुट्स के साथ लिंक करके उन्होंने एक डिमांड फोरकास्ट बनानी है। तो मेन ड्राइवर जो हमारे जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है वो डिमांड फोरकास्ट है कि अगले सालों में कितनी डिमांड जो है वो आएगी जिसको हमें मीट करना है। उसके बाद हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि आगे भी हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और अगले सालों में कौन से रिटायर होने वाले हैं। इस तरह कमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी बिजनेस साइड में डेफिनेशन आएगी। और कैंडिडेट प्रोजेक्ट वो है जो इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो अपनी डिटेल यहाँ पे आईएसएफ की रिपोर्ट में दे देते हैं कि हम ये जो है प्रोजेक्ट प्लान किया है, उसकी तमाम फाइनेंशियल डिटेल कॉस्ट हर चीज जो है वो इनपुट कर देते हैं। जो पहला आईएसएफ अप्रूव हुआ 2020 से 25 तक, वो सिर्फ एनटीडीसी का सिस्टम था, उसमें केई शामिल नहीं था। बाद में फैसला किया गया कि ये कोई पाकिस्तान का प्लान है तो इसमें केई को भी इंटीग्रेट किया जाए। तो अभी ये है कि केई को भी इंटीग्रेट करके ज़्यादा थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट का ज़्यादा लग रही है। टॉपिक ऐसा है उसको करना बहुत मुश्किल है। तो ये केई का भी जो है वो इसके साथ कर दिया गया। लिमिटेड प्रोजेक्ट वो है कि जिसका सीसीओई ने कैटेगरी डिपार्टमेंट के एआई में प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हुए हैं। इसी तरह वो प्रोजेक्ट जिसको हमने लेटर ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट ने ले दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल ऑलरेडी जिसका अप्रूव्ड है और सिक्योर हो गई है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये कमिटेड प्रोजेक्ट हैं, इनको हम ये नहीं देखेंगे ये सस्ते हैं महंगे हैं, ये लीस्ट कॉस्ट पे आते हैं नहीं आते, इनके साथ कमिटमेंट हो गई है, ये एवरेज आ गई है। उसके बाद इसकी जो मेथोडोलॉजी है उसी तरह डिमांड फोरकास्ट आएगी। इसके अंदर हम लिमिटेड प्रोजेक्ट ले लेंगे, कैंडिडेट प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी और वो उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर उसको डाल के सिमुलेशन करने में लीस्ट कॉस्ट प्रिपेयर कर देंगे। इसके अंदर क्राइटेरिया और रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपने 1% से कम रखनी है। हाइड्रोलॉजिकल रिस्क इसमें लेते हैं कि जो हमारे हाइडल के प्लांट्स हैं उनका ज़ाहिर पानी की जो फ्लो है वो सारा साल एक जैसा हमें नहीं मिलता, उसको भी रखा जाता है। रिन्यूएबल के अंदर जो है वो 22% कैपेसिटी फैक्टर ले रहे हैं सोलर का, विंड का 42% और ग्लास का 55%। जो रिजर्व की रिक्वायरमेंट है कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो है सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा प्लांट है उसको हमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखना होता है, जो कि इस वक्त जो है वो K2 K3 काशी में जो है वो हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्लांट है, यहाँ तो 45 मेगावाट है ये रिजर्व है। इसके अलावा स्पीड रिजर्व जो है वो 1/3 का प्लांट स्टार्ट 382 मेगावाट है। इसके अलावा शेड्यूल मेंटेनेंस और लोड कैरेक्टरिस्टिक ये सारी चीजें इनपुट करके एक का प्लान बनता है। ये जनरल की अब हम आईएसएस जो लास्ट अप्रूव्ड है 22 सर्विस उसके रिजल्ट्स देख लेते हैं।
चलते हैं। ये डिमांड तो काफी लॉन्ग टर्म, अभी हम ये एनटीडीसी और केई को मिला के टोटल डिमांड है इस वक्त जो है वो हम तकरीबन 27,000 मेगावाट पे खड़े हैं, जिसमें से 24,000 जो है एनटीडीसी की डिमांड है, बाकी केई की डिमांड है। और 30 तक हम देख रहे हैं कि ये जो डिमांड है ये तकरीबन 43-44,000 तक चली जाएगी, जिसके लिए ये प्लान बनाया गया है। इसी तरह इसके अंदर आवरली फोरकास्ट की जाती है, जिसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जो सिमुलेशन है वो आवरली बेसिस पे होती है। हम जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं जनरेशन के, उनको पूरे साल के अंदर सिमुलेट किया जाता है कि इसका मेरिट ऑर्डर क्या बनेगा, तब जो कितनी डिमांड आएगी, कौन सा प्लांट चलेगा और कॉस्ट क्या बनेगी एंड में। ये डिफरेंट सिनेरियो भी हैं। अभी ये रिजल्ट है उसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसमें नीचे न्यूक्लियर या न्यूक्लियर कोई नया प्लांट ऐड नहीं हो रहा। इसमें एक फाइल जो है वो क्रेडिट डेट के तौर पर लिया गया था, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। हमें ये सॉफ्टवेयर ये बता रहा है कि हमें इन 10 सालों में तो C5 की जरूरत नहीं है। इस तरह बाकी की जो जनरेशन है वो यहाँ पे आ रही है। इसी तरह एनर्जी की जो हम ले रहे हैं, ये हमारा आज का एनर्जी मिक्स है कि आज हमारी कौन सी सोर्सेज हैं, जिसमें 25% हाइडल है, सोलर जो है वो सिर्फ 3% है, विंड जो है वो 4% है, और RLNG हम देख रहे हैं 26% है, जो कि अब इतनी महंगी हो गई है कि हमें बंद करनी पड़ रही है। 2031 में जो हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें हम हाइडल जो है 32% है, 20% सोलर, 10% का हमारी कैपेसिटी जो विंड की है, न्यूक्लियर 5% और लोकल को 7%। तो इस तरह जो जनरेशन मिक्स है वो उसमें ये कोशिश की गई है कि हम इंडिजिनस पे शिफ्ट हो जाए ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो। थैंक यू।